चलो गुड, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये लिनियर की 3 टाइप्स हो गई, मैं जल्दी से कॉपी कर लें फिर इससे आगे चलते हैं। इसमें ग्राफ्स में काफी सारी टाइप्स होती हैं। क्वाड्रेटिक की टाइप अलग है हमारे पास, रेसिप्रोकल होते हैं, एक्सपोनेंशियल होते हैं, हर तरह की वैल्यूज होती हैं अलग अलग। सो पॉजिटिव ग्रेडियंट फॉरवर्ड स्लैश, नेगेटिव ग्रेडियंट बैक स्लैश में, एंड m इज इक्वल्स टू इंफिनिटी फॉर अ वर्टिकल लाइन, m इज इक्वल्स टू 0 फॉर अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्लियर है यहाँ तक बात? समझ आ गया? कॉपी कर लिया सबने? डन, कॉपीड। जल्दी जल्दी लिख लें बस, ताकि फिर नेक्स्ट उस पर चलें, क्वाड्रेटिक वाले मॉडल पे। डन। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रेटिक पार्ट, बेटा जल्दी जल्दी लिखें, और जब मैं डन पूछ रहा हूँ तो मुझे बता दें, हम आप लोगों का वेट कर रहे हैं। देखें, क्वाड्रेटिक के अंदर इक्वेशन हमारे पास ये तो जनरल टाइप होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, जनरल टाइप की इक्वेशन के अंदर क्वाड्रेटिक ग्राफ हमेशा एक ही टाइप के होते हैं, विच इज व्हाट वी कॉल दी पैराबोलिक ग्राफ। पैराबोलिक ग्राफ का मतलब ग्राफ इस टाइप का बना हुआ होता है। अब ये ऐसा भी ग्राफ होता है, एक और टाइप भी होती है, मैं भी उस पर डिस्कशन करता हूँ। जब आप इस तरह ग्राफ बनाते हैं ना, तो उसमें ये दो वैल्यूज होती हैं जहां आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा होता है। दीज वैल्यूज आर नोन एज द एक्स इंटरसेप्ट्स। अच्छा, देन वी हैव वैल्यूज जहां पे ग्राफ y इंटरसेप्ट को टच कर रहा होता है, वो y एक्सिस की वैल्यू हो जाती है। अच्छा, देन देयर इज अनदर वैल्यू इन द ग्राफ व्हिच इज द टर्निंग पॉइंट वैल्यू। ये टर्निंग पॉइंट इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, कोई भी इस तरह की वैल्यू हो सकती है जो लोएस्ट वैल्यू होती है इस ग्राफ के। अच्छा, अब इस ग्राफ में आप नोटिस करें, ये ग्राफ स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम अ टॉप वैल्यू जो हमें नहीं पता, और ये बॉटम वैल्यू से वापस ऊपर जा रहा है। सच अ ग्राफ इज व्हाट वी कॉल ए मिनिमम ग्राफ। ऐसे ग्राफ्स को कहा जाता है कि ये मिनिमम है इन देयर नेचर। इन ग्राफ्स का नेचर मिनिमम होता है। अच्छा, ऐसे ही हमारे पास एक और टाइप आती है ग्राफ्स की। इन ग्राफ्स को हम कहते हैं कि अभी इस तरह ग्राफ बना हुआ है, अगेन इसमें भी वही सारी वैल्यूज होंगी, इसमें x1 x2 भी एग्जिस्ट करेगा, इसमें कोई ना कोई y की वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी, और इसके अंदर कोई ना कोई अगेन टर्निंग पॉइंट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। इस ग्राफ का जो नेचर है वो मैक्सिमम है। पॉइंट ये है कि हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो ये हम डिसाइड नहीं कर रहे होते, हमें इक्वेशन प्रोवाइड ही ऐसी की जाती है, उससे पता चलता है वेदर द ग्राफ इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। वो कैसे पता चलता है उसमें मैं भी बात करता हूँ। आप जल्दी से अगर चाहें तो ये पेज कॉपी कर लें, बस फिर आगे चलते हैं।
अच्छा, क्वाड्रेटिक की सिर्फ यही एक टाइप नहीं होती जनरल इक्वेशन की, देयर इज अनदर टाइप व्हिच इज नॉट कनेक्टेड टू दिस। वो ये टाइप होती है, ये एड मैथ के स्टूडेंट्स को तो वैसे भी पता ही होता है, मैथ वालों को भी पता होता है, बट एड मैथ वालों को ज्यादा आइडिया होता है। ये भी जनरल टाइप होती है, दिस इज व्हाट वी कॉल a ब्रैकेट x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k। सो जो आपकी गिवन इक्वेशंस होती है ना, अगर ये इक्वेशन है, दिस कैन बी रिटन एज दिस, ये कन्वर्ट हो सकती है ऐसे। इनको कन्वर्ट करने का फायदा क्या होता है? कन्वर्ट करने का फायदा ये होता है कि इसमें जो बाहर a लिखा हुआ है ना, ये a डिटरमिन करता है वेदर द ग्राफ इज मैक्सिमम और मिनिमम। अगर ये जो गिवन a है, अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो तो हम कहते हैं ग्राफ मिनिमम है, और अगर ये a लेस देन जीरो हो तो फिर हम कहते हैं ग्राफ मैक्सिमम। तो बेसिकली आप रिवर्स जा रहे हो, अगर ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो आप कहेंगे ग्राफ मिनिमम है, अगर ये लेस देन जीरो होगा तो आप कहेंगे ग्राफ मैक्सिमम। नेचर इस तरह से डिसाइड करते हैं। अच्छा, इसमें आप नोटिस करें और दो वैल्यूज लिखी हुई हैं, एच एंड के। ये जो एच और के होते हैं ना, अगर आप इनको कंबाइन कर लें तो दे प्रोवाइड अस विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ। एच और के का ये काम होता है। मैं भी इसकी एग्जांपल भी देता हूँ, मैं सिर्फ ये प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ एक जगह पे ताकि थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में आसान हो जाए। सो a ब्रैकेट x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k, h और k डिटरमिन करते हैं टर्निंग पॉइंट। a इज देयर टू आइडेंटिफाई वेदर द ग्राफ इज मैक्सिमम और मिनिमम। ये आप जल्दी से ही कॉपी कर लें प्लीज, बस फिर इसके आगे चलते हैं। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ अभी कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। क्या चीज? वो इक्वेशन का फॉर्मेट है, इट्स अ जनरल फॉर्मेट। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वैसे ये भी क्वाड्रेटिक लिखने का एक और तरीका है, a ब्रैकेट x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k। ये लोग किधर है? बासिम साद, अलवीना। अच्छा, अलवीना तो में पेपर है ना, हाँ सही है, अलवीना तो आना है। बासिम और साद का शायद इसका पेपर ही होगा। सर हमारे जैसे क्वेश्चन आया था भी में, उसमें मैंने बोला था कि हमें पहले पार्ट ए में हमें इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इस फॉर्म में लाना था, इस फॉर्म में लिखना था, इसके एक 4 पॉइंट लिखे ट्रेडिंग पॉइंट थे। वो ही उसी तरह से ही है। हाँ, मैं भी उसी पर ही आ रहा हूँ। चुप हो जाओ। डन, कॉपीड। अच्छा, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आपके पास एक इक्वेशन हो, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जो स्केचिंग बेस्ड होते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाए, y is equals to x square plus 4x minus 3, फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन। इस तरह की वैल्यू आ रही है, अगर इट्स गिवन एज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, अब ये इक्वेशन है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं इस इक्वेशन के स्केच की, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, देखिए जब ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो क्वेश्चंस के अंदर तो वो आपको पूरा टेबल दे देते हैं, बट देयर आर क्वेश्चंस जहां वो टेबल नहीं देते, तो आपसे कहते हैं सिर्फ स्केच कर दें। कभी कभार इतनी डिटेल में वैल्यू आती, कभी नहीं भी आती, बट अगर मुझे ऐसे ग्राफ को स्केच करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? आई हैव टू वर्क विद 4 वैल्यूज। सो वैल्यू नंबर 1, मेरा काम होगा सबसे पहले अपने ग्राफ के एक्स इंटरसेप्ट देखना। एक्स इंटरसेप्ट उन वैल्यू को कहते हैं जिसमें y 0 होता है। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आपको पूरा टेबल नहीं गिवन हो। अगर 10-12 वैल्यूज का टेबल गिवन है तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, बट अगर टेबल नहीं गिवन तो क्या करना चाहिए? उसके लिए हम स्केचिंग ऐसे करते हैं। आई विल स्टार्ट विद इक्वेटिंग दिस वैल्यू विद 0। अब मैं इसको पहले करता हूँ फैक्टराइज। आपके पास इंटरसेप्ट की दो वैल्यूज आ रही हैं, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3। ये तो x इंटरसेप्ट है हमारे ग्राफ पे।
एक्स इंटरसेप्ट से मेरा क्या मतलब है, अगर मैं आपको यहाँ बना के दिखाना चाहूँ ये वैल्यू, इसका मेरा मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल ये वैल्यू लेट्स से 1 आ गई, ये 3 आ गई, तो अब मुझे इतनी पिक्चर क्लियर हुई है ग्राफ किस टाइप का बनना चाहिए। अच्छा और आगे चलते हैं, क्या कुछ और चाहिए जी? और बहुत सारी वैल्यू चाहिए अभी तो। एक मुझे वाई इंटरसेप्ट भी चाहिए, मुझे ये भी पता करना है कि ग्राफ जो है वो कहाँ पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को सॉरी। सो मैं इस वैल्यू के अंदर पुट कर दूंगा 0 इन प्लेस ऑफ एक्स। अब मुझे मिल गया वाई इंटरसेप्ट भी, अप्रोक्सीमेटली समझ लें ये वाई इंटरसेप्ट मिल गया, क्योंकि एक्स जीरो पे वाई इंटरसेप्ट पे एक्स जीरो होता है, ये वैल्यू भी आ गई। अच्छा इसके बाद अब जो वैल्यू आती है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज द टर्निंग पॉइंट। देखिए टर्निंग पॉइंट कैलकुलेट करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं, आपको उसका कौन सा मेथड सूट कर रहा है वो यूज करें। टर्निंग पॉइंट कैलकुलेट करने के मेथड्स होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मेथड नंबर 1 टू कैलकुलेट द टर्निंग पॉइंट। मेथड नंबर 1 किस टाइप का होता है? कोई भी ग्राफ होता है ना, अगर क्वाड्रेटिक ग्राफ जो है ना वो सारे सिमेट्रिकल ग्राफ्स होते हैं। सिमेट्रिकल से मतलब क्वाड्रेटिक ग्राफ्स आर ऑलवेज इक्वल ऑन द लेफ्ट एंड द राइट हैंड साइड। अप्रोक्सीमेटली ग्राफ कुछ इस टाइप का होना चाहिए, अगर सही से बना हुआ हो तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, अभी तो एग्जैक्टली नहीं पता। बट होता क्या है, आपका कोई भी जो ग्राफ होता है ना क्वाड्रेटिक, वो हमेशा सिमेट्रिकल होता है, मगर अगर आप उसको बीच में से कट कर दें तो इट इज ऑलवेज इक्वल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड। सारे ग्राफ्स क्वाड्रेटिक के जितने भी ग्राफ्स होते हैं वो सारे सिमेट्रिकल ग्राफ्स होते हैं। सिमेट्रिकल ग्राफ का मतलब ये हो गया कि अगर मुझे इस वैल्यू का x चाहिए तो मेरे लिए बड़ा आसान काम है, मैं इन दो वैल्यूज का मिड x निकाल के उससे मुझे टर्निंग पॉइंट का x मिल जाएगा। मतलब मेरे लिए बड़ा आसान काम ये है कि मैं इस सिचुएशन के अंदर लिखूं x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब 1 और 3 के बीच में जो x आ रहा है वो मेरे काम का है, तो मुझे टर्निंग पॉइंट का x तो वैसे ही मिल गया 2। ये बात समझ आई? क्वाड्रेटिक ग्राफ सिमेट्रिकल है, जितना लेफ्ट पर है उतना ही राइट पर है, या जितना आप कह रहे हैं राइट की वैल्यू है उतनी लेफ्ट की वैल्यू है, इक्वल है दोनों साइड्स पे। तो मतलब अगर आपने x1 से लेके x3 तक डिस्टेंस निकाला और आपने ये सोचा कि भाई टर्निंग पॉइंट इसके बीच में होना चाहिए, तो अगर आपने इन दोनों वैल्यूज का मिड निकाल लिया तो आपको ये वाला x मिल जाएगा, इसका मतलब आपको ये वाला x मिल जाएगा। एक ही बात हो गई ना, x तो पूरा एक ही होता है पूरी लाइन के ऊपर, x इज द सेम ऑन दिस कंप्लीट लाइन। मतलब अगर आप इन दोनों वैल्यूज के बीच का x निकाल लें तो आपको ये x मिलेगा, विच इन टर्न इज इक्वल टू दिस x। x तो पूरा एक ही होगा ना एक लाइन पे ऊपर, तो मतलब ये तो बड़ा आसान हो गया, मुझे मिल गया x इज इक्वल टू 2। इतनी बात समझ आ रही है? अच्छा आप इस पॉइंट का चलें, आपको x तो मिल गया, इस पॉइंट का x मिल गया, y कैसे निकाल सकते हैं? y तो बहुत ही आसान है। y आसान कैसे है? क्योंकि ये पॉइंट कर्व के ऊपर है ना, कर्व की इक्वेशन में आप x पुट कर दें y मिल जाएगा। कर्व की इक्वेशन के अंदर इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, आप इसमें पुट कर दें y की वैल्यू आ रही -1, ये मिल गया टर्निंग पॉइंट। सो टर्निंग पॉइंट निकालने का एक मेथड तो ये हो गया कि आप वर्किंग करें मिड x के साथ, आप निकालिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, उससे आपको मिल जाएगा x, उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें y में तो आपको अपना टर्निंग पॉइंट मिल जाएगा, विच इज इन दिस केस 2 एंड -1। अच्छा क्या ये एक ही तरीका है टर्निंग पॉइंट निकालने का? बिल्कुल नहीं, क्या कोई और तरीके भी है? ये मुश्किल है वो आसान है, मुश्किल आसान की बात नहीं है, जो उस वक्त वैलिडेट कर जाए वो यूज कर ले। अगर मैं आपको किसी क्वेश्चन में ये वैल्यूज दे दूं ना कि भाई ये एक्स है इसका, x1 ये है, x2 ये है, तो बहुत आसान काम है ना। अगर आपको रूट्स पता है तो आप उन रूट्स का मिड पॉइंट निकालें, आपको x मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यहां तक जा ही नहीं पाते, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। अब मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल बताता हूँ, एक और इसका शॉर्टकट होता है, वो छोटा फॉर्मूला है, दैट इज मेथड नंबर 2। ये हर क्वेश्चन पे चलता है, ये भी इजीली चल जाता है। मेथड 1 हर क्वेश्चन पे नहीं चलता है, मैं भी उसकी एग्जांपल देता हूँ। मेथड नंबर 2 क्या है?
For a general equation of the type ax square plus bx plus c, टर्निंग पॉइंट का अगर आपको x निकालना है ना, उसका शॉर्टकट होता है माइनस बी अपॉन टू ए फ्रॉम द गिवन वैल्यूज, माइनस बी अपॉन टू ए। इसका मेरा क्या मतलब है? मतलब ये है आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। आप सिंपली क्या करें, आपके पास a की वैल्यू क्या है? a है 1, b है -2 और c है 3। c हमें चाहिए नहीं, वैसे मैंने वैसे ही लिख दिया बस। आपको चाहिए x, x का मतलब माइनस बी अपॉन टू ए। कैसे लिखेंगे? माइनस माइनस टू अपॉन टू एंड देन 1। अरे b तो सॉरी, b -4 है। b की जगह मैंने रखा है -4, a की जगह रखा 1। ये बात समझ आ रही है? ये तो वो है फॉर्मुलेटिव कंडीशन है, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू है। ये गिवन नहीं है, आपको नहीं निकालनी, आपको नहीं निकालनी। जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस, वैसे ही होता है माइनस बी अपॉन टू है। माइनस बी अपॉन टू इज अ शॉर्टकट फॉर ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इफ इट हैज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो उसका जो x का कोएफिशिएंट होता है वो b की जगह पर आ जाता है, जो उसका x स्क्वायर कोएफिशिएंट होता है वो a की जगह पर आ जाता है। ये दिस इज जस्ट लाइक अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ऐसा आप याद रखते हैं ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है। वैसे ही बस को याद रखें कि अगर टर्निंग पॉइंट का x निकालना है तो आई शुड बी डूइंग माइनस बी अपॉन टू है। अच्छा, माइनस बी अपॉन टू ए को मैंने फिल किया विद दीज वैल्यूज। ये समझ आ गई वैल्यूज? माइनस बी की जगह -4, एक माइनस पहले से लगा हुआ है, एक 4 का अपना माइनस है, अपॉन टू ए। इससे आपको क्या मिल गया? इससे मिल गया x। y निकाल सकते हैं अब आप, वही तरीका y निकालने का, इक्वेशन में पुट कर दूं। इससे टर्निंग पॉइंट निकल आएगा। ये मेथड नंबर 2 हो। आप देखें टर्निंग पॉइंट दोनों जगह से एक ही आ रहा है। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, ऐसे भी निकाल सकते हैं। दैट्स मेथड नंबर 1, दिस इज मेथड नंबर 2। इसका एक मेथड नंबर 3 भी है, देयर इज अ मेथड नंबर 3 आल्सो, वो भी मैं बताता हूँ। अगेन हर मेथड की अपनी अपनी पोजीशनिंग है। कहीं कहीं पे मेथड 1 इजी होता है, कहीं आपको लगेगा मेथड 2 इजी है, किसी सिचुएशन में मेथड 3 इजी लगता है। वही बात कर लेते हैं किस तरीके से होती है वैल्यूज। ये कॉपी कर लें प्लीज। क्लियर है कंडीशन? समझ में आ गई? लिख लिए सारे मेथड्स? फिर आप लिख लिए? कर ले कॉपी डन।
डन। अच्छा, अब इस स्टेप से आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमारे पास होता है अगेन क्वाड्रेटिक का एक पार्ट और होता है। कभी कभार आप ये देखेंगे कि वो इक्वेशन को कन्वर्ट करवाते हैं इन दिस फॉर्मेट। इक्वेशन को इस फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट करवाते हैं, a ब्रैकेट x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। वो इसको अब अल्फाबेटिकली कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि h और k लिखा हुआ है, कुड बी रिटन एज b, कुड बी रिटन एज c, कुछ भी लिख सकते हैं। अल्फाबेट को छोड़ दें, बस हमारा काम ये होता है कि अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो वो इक्वेशन आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन फॉर्मेट में लिखी है, उसको आपको क्लोज फॉर्मेट में लिखना हो। तो उसको क्लोज फॉर्मेट में लिखते कैसे हैं, उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, वी विल स्टार्ट विद, अब एक तरीका तो ये काफी स्टूडेंट्स करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एक और तरीका होता है कंपैरिजन मेथड। आप कंपैरिजन मेथड से भी कर सकते हैं। आप क्या करें, सिंस दे हैव ऑलरेडी टोल्ड अस कि द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, आप इसको ओपन कर दें। आप करते हैं ए स्क्वायर ओपन करके -2ab प्लस बी स्क्वायर, मैंने इसको ओपन कर दिया। सही ओपन सही किया हुआ देखो, सही है। ए मल्टीप्लाई कर दें, ये भी मल्टीप्लाई हो गया। अब आप कर लें कंपैरिजन, कैसे, एक्स स्क्वायर कंपेयर्ड विद एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लेफ्ट पे एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है 1, राइट पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है a, मतलब a हो गया 1। देखें लेफ्ट पे क्या लगा हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ लेफ्ट पे क्या है 1 है ना, राइट पे क्या है a, तो a तो 1 हो गया। अच्छा विद x क्या है यहाँ पर, -4, यहाँ पे विद x क्या है -2ah, a की वैल्यू तो 1 है, तो आपके पास h आ गया 2। ये सही है। फाइनली कौन सी वैल्यूज हैं जिनमें x है ही नहीं, 3। राइट पे कौन सी वैल्यू जिनमें x नहीं है, ah स्क्वायर प्लस के, ये सब 3 के इक्वल हो गए। समझ आई बात, एक्स स्क्वायर के इक्वल, एक्स के इक्वल, कांस्टेंट के इक्वल। a is 1, h is 2, k मुझे नहीं पता, k मैंने निकाल लिया। अब आप देखें आपके पास हर तरफ से घूम फिर के टर्निंग पॉइंट वही आ जा रहा है, 2 - 1 2 - 1, एक ही टर्निंग पॉइंट है, कुछ नहीं चेंज हो रहा उसमें। ये बात समझ आई। अच्छा इस फॉर्मेटिंग में लिखने का क्या मतलब है, आई कैन फाइनली राइट द इक्वेशन दिस फॉर्मेट 1x माइनस 2 होल स्क्वायर -1, ये है जो फॉर्मेटिंग की बात कर रहे थे। कभी कभार इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखी होती है। अब सवाल है कि 3 डिफरेंट मेथड्स क्यों हैं, वो इसलिए है क्योंकि अगर इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखी है तो इसके हिसाब से टर्निंग पॉइंट पड़े। अगर मैं आपको कोई इक्वेशन लिख के दे दूं, लेट्स से मैंने आपको इक्वेशन लिख के दे दी कि भाई ये इक्वेशन टर्निंग पॉइंट बता दो, तो आप सीधे सीधे पढ़ लेना यहाँ से टर्निंग पॉइंट, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, ये टर्निंग पॉइंट हो गया। सो अगर इक्वेशन पूरी फैक्टराइज होके आंसर ऐसे लिखा हुआ है तो फिर आई वुड से मेथड नंबर 1 यूज करें। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो मेथड नंबर 2 यूज करें। और अगर उन्होंने इक्वेशन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करवा दी ऑलरेडी तो फिर मेथड नंबर 3 यूज करें।
मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दूं इसमें, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इक्वेशन लिखी हो ऐसे 3x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 11, अभी इक्वेशन लिखी हुई है, मैं आपसे कह रहा हूँ टर्निंग पॉइंट बताएं। अब अगर मैं इसमें आपसे कहूँ कि टर्निंग पॉइंट बताइए, तो आप इसको पूरा एक्सपैंड करके फैक्टराइज थोड़ी करेंगे, इतना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? ना ही आप इसको मिडिल टर्म ब्रेक करके इसकी वो मिड की वैल्यूज निकालेंगे, ना आप इसमें x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a अप्लाई करेंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा काम है, आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5, यहाँ लिखा हुआ है 11, आपकी इक्वेशन का टर्निंग पॉइंट हो गया 5,11, दैट्स इट। क्या चीज बताइए? एच के लिखा हुआ है ना, x की वैल्यू नेगेटिव एच के की जगह पे 5 और 11 लिखा हुआ है जी। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो हमें कैसे पता चलेगा? नहीं तो वो उसका तरीका होता है, देखिए उसका तरीका ये होता है, आप ये देखें, आप इसके साथ रख के जब वो आपसे टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए कहते हैं ना, वो जब भी आपसे कहते हैं कि आप टर्निंग पॉइंट निकालें, आप नीचे जनरल इक्वेशन रख के वैल्यूज मैच कर लें। अगर ये माइनस है तो टर्निंग पॉइंट ग्राफ है, x की वैल्यू -5 होगी, तो 5 है। तो हम इस तरह चेक कर लेते हैं ना। बेटा यहाँ देख लो, तुम लोग क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो अगर ये x प्लस 5 होता तो x की वैल्यू नेगेटिव, तो फिर x की तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होती। तो अब हम इसका सिंपल काम ये करते हैं कि आपको कोई भी इक्वेशन अगर प्रोवाइडेड हो, आप नीचे जनरल इक्वेशन लिखें और उनसे वैल्यूज कंपेयर करें। -h इज इक्वल्स टू -5, तो h हो गया 5, इसी तरह से k डायरेक्टली हो गया 11। सो फॉर एग्जांपल जो आप बात कर रही हैं, कोई और इक्वेशन होती, लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 1 है, लेट मी टेल यू कि ऐसे इक्वेशन होती x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 9, ऐसे लिखी होती इक्वेशन। मैं इसके नीचे लिखता अपनी जनरल इक्वेशन अपनी आसानी के लिए, और अब आप करते हैं -h इज इक्वल टू 5, तो आपके पास टर्निंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ जाता है -5, k की वैल्यू 9। समझ आ गई बात? इस तरह से भी हम देख लेते हैं। तो टर्निंग पॉइंट देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये बात समझ आ रही है? अच्छा, ग्राफ मैक्सिमम है या मिनिमम है वो तो हमें देख के पता चल ही रहा है। वो हम कैसे पता करते हैं, मैंने अभी आपको बताया, एक सेकंड रुक जाए, अभी कॉपी मत करें, जो मैंने अभी आपको बताया था। टर्निंग पॉइंट कॉपी देखने का तरीका ये होता है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ 1 लगा हुआ है, अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी 1 है, तो आपके पास a आ रहा है 1, विच मेक्स इट ग्रेटर देन 0, हेंस वी आर एक्सपेक्टिंग अ मिनिमम ग्राफ। हैप्पी फेस, इसको F से भी याद रखते हैं, हैप्पी फेस सैड फेस से। आप ऐसे याद रखें ना, ऐसे एक और तरीका भी होता है, सॉरी जी, अगर हैप्पी फेस सैड फेस से लोग याद रखते हैं, मैं ऐसे कह देता हूँ कि भाई समझे ये पैसे हैं, पैसे अगर 0 से ज्यादा हैं तो आप हैप्पी फेस है, पैसे अगर उधारी में चल रहे हैं आप तो फिर सैड फेस है, लेस देन 0, ऐसा कर लें, किसी भी तरह याद रख लें, आपकी मर्जी है। ये वाला याद रहेगा ना, पैसे अगर 0 से ज्यादा है तो आप खुश हैं, पैसे अगर 0 से कम है तो सैड फेस। ठीक है भाई, वैसे पैसे 0 से कम नहीं होते तो इसको लोन कह सकते हैं, अगर लोन में फंसे हुए तो फिर। अच्छा भाई, ये समझ आ गया क्वाड्रेटिक की प्लेसमेंट वगैरह। चलें नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका प्रॉपर्टीज देखते रहते हैं सबकी, ताकि वो समझ आ जाए। अल्बीना आपको क्लियर है? मुझे उसमें बता दें, व्हाट्सएप पे बता दें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक टाइप होती है और, विच इज ये वाला, ये से पहले वाला। कर लेगा? चलें। अच्छा, फिर ग्राफ्स होते हैं क्यूबिक टाइप के। अच्छा, क्यूबिक में हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना होता,
क्यूबिक ग्राफ्स हमें जब वो अगर स्केचिंग वगैरह कहते भी हैं तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, क्योंकि ग्राफ बड़ा डिफरेंट टाइप का होता है क्यूबिक का। मैथ में हम क्यूबिक ग्राफ कंप्लीटली सॉल्व नहीं करते, इट इज जस्ट देयर टू आइडेंटिफाई द वैल्यूज। जैसे अगर एक्स क्यूब का ग्राफ होगा, ये आपको ज्यादातर आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन में मिलेंगे। अगर एक्स क्यूब का ग्राफ होगा ना, तो वो ग्राफ इस टाइप का होता है, बिल्कुल मिडिल से पास करता हो जाता है, ये होता है एक्स क्यूब का ग्राफ। अच्छा, इसी तरह से अगर ग्राफ होगा ये माइनस एक्स क्यूब का होता है और ये एक्स क्यूब का ग्राफ होता है, तो एक दूसरे को देख के क्यों हंसते रहते हो? सो आपके पास एक एक्स क्यूब का ग्राफ है, एक माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया, ये दो अलग ग्राफ्स हो गए। आप चाहें तो अलग अलग उस पर भी बना सकते हैं। अच्छा, फिर एक ग्राफ जो है ना वो इस टाइप का होता है। कभी कभार वो क्या कहते हैं, वो आपको इक्वेशन ऐसे बना के दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखी हुई वैल्यूज। अच्छा, जैसे हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही वैल्यूज क्यूबिक भी होती है। मतलब जीरो से इक्वेट करते हैं तो एक वैल्यू 3 आ रही है, एक वैल्यू -2 आ रही है, एक वैल्यू 1 आ रही है, ये भी वैसे ही होता है। अच्छा, ये ग्राफ्स बनते किस तरीके से हैं? ये कैसे कंस्ट्रक्ट होगा ग्राफ? अब इसके अंदर 3 रूट्स आ रहे हैं, तो 3 रूट्स आने का मतलब 3 -2 एंड 1, मतलब ये ग्राफ बनना चाहिए इस टाइप का। ये हो गया -2, ये हो गया 1 और ये हो गया 3। अब इसमें और भी मसले होते हैं, मैं भी बताता हूँ वो बात कि भाई हमें कैसे पता है ग्राफ इस वेव से जाएगा, ग्राफ ऐसे क्यों नहीं जा रहा, ऐसे भी तो जा सकता है। देखें, अगर ग्राफ क्यूबिक है इस स्टाइल में क्यों नहीं जा रहा? नहीं, 1 को फिर भी टच कर सकता है, ऐसा भी बन सकता है, लेकिन ये इस तरह क्यों नहीं जा रहा मैं भी आपको बताता हूँ उसका तरीका। देखिए, यहाँ पर भी ना कोएफिशिएंट्स मैटर करते हैं। आप देखें जो आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन से पहले लिखा हुआ है 1, मतलब कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली 1 होगा, कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है। सो क्यूबिक इक्वेशन के अंदर किसी भी क्यूबिक इक्वेशन में ना ये वैल्यू जैसे लिखी हुई है ना के, इस के से पता चलता है ग्राफ कहाँ जाएगा। अगर ये के ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब होता है ग्राफ इस फॉर्मेट का होगा। फॉर्मेट से मतलब इसको आप ऐसे याद रखें, मैं ऐसे याद रखता हूँ, अप एंड अप, के बीइंग ग्रेटर देन 0। इफ के इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ग्राफ जा रहा है अप एंड अप, इंक्रीजिंग ग्राफ है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड अप एंड अप ग्राफ। अच्छा, अगर के लेस देन 0 होता है, ऐसे ग्राफ को फिर हम कहते हैं डाउन डाउन। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाने की कोशिश करें तो आपको आइडिया हो जाएगा, बहुत इजी होता है, समझ आ जाता है। अप एंड अप मतलब मूविंग टुवर्ड्स द राइट, राइट पे ऊपर जा रहा है ग्राफ, राइट पे अगर नीचे जा रहा है तो मतलब फिर डाउन एंड डाउन। प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने के लिए होती है सर। क्या हो भाई, खाइए। सो के इज लेस देन 0 एंड देन के इज ग्रेटर देन 0, ये बात समझ आ रही है? अच्छा, इसमें एक पार्ट और भी होता है, अगेन बहुत कॉम्प्लेक्स हमें वो क्यूबिक ग्राफ्स नहीं देते, मैं आपको थोड़ा सा एक स्टेप अप ही बता रहा हूँ इसमें, कि ताकि अगर कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ भी जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। इसमें हम वाई इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, बहुत आसान होता है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं। मतलब ये 6 होना चाहिए। अगेन मैंने बहुत कम कोई ऐसा देखा है जिसको उन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए भी कहा हो, बट जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। थोड़ा बहुत ग्राफ लेफ्ट राइट हो सकते हैं, कभी कभी ड्रॉ करने के लिए भी आते हैं, उसमें भी हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिल जाती है। तो जहन में जरूर रखें, आई एम नॉट सेइंग ये डायरेक्टली इस्तेमाल हो जाएगा, बट दिस इज अ गुड आइडिया। अभी क्वेश्चन आएंगे उसमें वो क्यूबिक पूछ रहे होते हैं, तब भी हमें ये वैल्यू काम बताता हूँ। तो आप बस ये लिख लीजिए, फिर से आगे चलते हैं। क्यूबिक की बस इतनी एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि हमें बहुत डिटेल में नहीं पूछते क्यूबिक।
तो ये काम कहाँ आता है? पेपर में। अभी तुम मई में पेपर दोगे तो काम आएंगे ना। ये तो शॉर्ट टर्म यूज हो गया इसका। लॉन्ग टर्म यूज जो है वो डिपेंड करता है ना। अब मसला ये ना, आप किस फील्ड में जा रहे हैं, किसको क्या पता है। भाई टीचिंग में आता है और 10,000 और फील्ड हैं। मैं तो बताता हूँ, जैसे कार पार्ट्स डिजाइन होते हैं, गाड़ियां डिजाइन होती हैं, उनको चाहिए होते हैं, उनको चाहिए ना होती है सब डिटेल्स। मतलब तुम्हारा क्या ख्याल है, जो कंपनी अब तुम्हारा कैलकुलेटर ही है, कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को नहीं चाहिए होगा ये। अच्छा, इसी तरह से जो डेस्मॉस जिसने बनाया सॉफ्टवेयर, उसको नहीं चाहिए होगी इन्फॉर्मेशन। ग्राफ वाला ग्राफिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ग्राफिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं। डिपेंड करता है ना आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं। हाँ, हर जगह चाहिए होगा, ऑसिलेशन वगैरह और इसके चीजों के लिए। मैथ का यूज तो आप कहीं भी डिनाई नहीं कर सकते। डॉक्टर्स को नहीं चाहिए होती है सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। भाई ऑपरेशन वगैरह के लिए उनको नहीं पता होता, जब प्रिसिशन कट वगैरह करने होते हैं, कितनी इंसेशन करनी है, क्या करना है, कितनी डोजेज देनी है। इवन अगर आप आज भी खुदा खासा कोई बीमार हो और वो मेडिसिन के लिए जाएं, तो वो जो आप एंटीबायोटिक्स होती हैं वो आपका वेट देख के डिसाइड होती है। तो डॉक्टर आपके वेट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि आपको कितने ml देनी है। तो वो होता है ग्राफ से भी करते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन से भी कर सकते हैं। तो हाँ, वो होता है, और या वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वहां से सॉल्व करते हैं। अभी तो बता दिया, अब स्पेसिफिक थोड़ी कोई एग्जांपल हो सकती है, कोई ना कोई तो केस होगा ना ऐसा। बट अब जैसे कोई पूछे कि भाई आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन की कहाँ जरूरत पड़ती है, तो भाई एंटीबायोटिक लेने में जरूरत पड़ती है जी। अभी आप 2 मिनट बात करेंगे, मुझे समझ में नहीं आया कुछ। अच्छा भाई, तो इसके यूजेस तो बहुत हैं। अच्छा, फिर एक्सपोनेंशियल टाइप के ग्राफ्स होते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स की जो है ना, वो अगेन मैथ में हमसे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए वो आपको इतना इसमें मैनिपुलेट नहीं कराते वैल्यूज के अंदर। एक्सपोनेंशियल ये टाइप होती है, y is equals to a to the power of x। तो ये y is equals to 4 to the power x भी हो सकता है, 3 to the power x भी हो सकता है, कुड बी एनी वैल्यू, इस टाइप की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब अगर इस तरह ग्राफ हमें ड्रॉ करना हो, एक्सपोनेंशियल सारे ग्राफ जो है ना वो एक ही टाइप के होते हैं। एक टाइप मतलब एक्सपोनेंशियल ग्राफ इज ऑलवेज ऑफ दिस टाइप, हमेशा ऐसे ही बनता है। An exponential graph is always of this type, बस ये इस तरह से exponentially rise कर जाता है। Such a graph is what we call an exponential graph। तो फिर इसमें हमारे लिए ज्यादा कंफ्यूजिंग बात क्या है? इसमें कोई कंफ्यूजिंग बात नहीं है, इसमें सिर्फ एक बात देखनी होती है, वो आपको y इंटरसेप्ट आइडेंटिफाई करना होता है। तो वो आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आप अपने ग्राफ में x की वैल्यू 0 रख दें, वो आपको y इंटरसेप्ट बता देता है ग्राफ का। अगर आप x की वैल्यू 0 रख देंगे, दैट विल गिव यू द y इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ। सो फॉर एग्जांपल, ये ऐसे लिखा हुआ। अब मुझे ये पता है ग्राफ एक्सपोनेंशियल है। आप इसके लिए आसानी क्या होती है, पहले आप ग्राफ बना लें। जरूरी नहीं कि आप पहले लेबलिंग करें, आप पहले ग्राफ बना लें, बाद में लेबल कर लें। ग्राफ बन गया, अब आप अपनी इक्वेशन के ऊपर आइए, डेरिवेटिवली x को 0 पुट करें, y की वैल्यू आ गई 3। बस आप इस वैल्यू को मार्क कर दें 3, दैट्स इट। समझ आ रही बात? इसको हमने 3 मार्क कर दिया। बस ये आप ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद एक टाइप और है, बस वो भी मैं करा देता हूँ आज। चलें, क्वेश्चंस के लिए बेशक टाइम ना मिले, लेकिन चलें एक्सप्लेनेशन पूरी हो जाएगी इसकी। रेसिप्रोकल ग्राफ भी बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में भी क्वेश्चंस करते हैं।
अच्छा हाँ, इन ग्राफ्स के अंदर जो है ना, ये जो पार्ट होता है, दिस पार्ट इज व्हाट वी कॉल द एसिम्प्टोट वाला पार्ट। ये एसिम्प्टोट का मतलब ये होता है बेसिकली दिस इज व्हाट द ग्राफ इज ट्राइंग टू अप्रोच बट इट वोंट बी एबल टू टच दिस वैल्यू। आपका ग्राफ जो है वो अप्रोच कर रहा होता है टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस बट कभी टच नहीं करता उसको। तो सच अ कंटिन्यूएशन इज व्हाट वी कॉल द एसिम्प्टोट। फिर एक यूं में एक ही एक्सिस पे आती है, एक ही साइड पे कोऑर्डिनेट पे यूं करते हुए लाइन होती है, तो बेस कहलाते हैं। वो रेसिप्रोकल ग्राफ होता है। मैं भी आ रहा हूं उसके बारे में। Asymptote की values basically when the graph is approaching a specific value or a specific line but not being able to touch this line. ये ग्राफ आपका इसके साथ साथ चलता है बट इसको टच नहीं करता। तो सच अ पॉइंट और सच अ लाइन जो ये कनेक्शन बन रहा होता है टच नहीं कर रहे होते, इसे कहते हैं एसिम्प्टोट। x0 होता नहीं ना इसके ऊपर। इसमें x0 हो सकता है, y निकल रहा है, y0 नहीं हो सकता। इसमें कभी भी y0 नहीं होगा। x तो मैंने बताया ना, x0 लिखे थे ना सारे, और x is 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी। ये सब x0 पे था। ये भी x0 की एग्जांपल है, ये भी x0 की एग्जांपल है। क्या चीज? एडमैथ के अंदर एसिम्प्टोट निकालना था, तो एसिम्प्टोट की लाइन तो इस तरीके से आ जाएगी ना, ऐसे ये वाली है। मैं भी इसकी एग्जांपल देता हूँ, आप भी कॉपी करें। अच्छा आई गेट इट, आप इसकी बात करें। देखिए एसिम्प्टोट, ये देख लें प्लीज बात। अच्छा ये आप नोटिस करें, आपका जो ग्राफ है ना, ये वैल्यू आ रही है 3 एंड दिस इज अ +2। ये एक अलग से +2 लगा हुआ है, मतलब आप जो भी वैल्यू यहां से निकल कर आएगी उसमें हमेशा 2 ऐड हो जाएगा। Whatever comes out of this expression उसमें हमेशा 2 ऐड हो जाएगा। मतलब जो हमारा ग्राफ है वो हमेशा 2 से ऊपर रहेगा। आपका जो ग्राफ है वो हमेशा y = 2 की लाइन से ऊपर रहेगा। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये कभी 0 नहीं होगा ना। 3⁻0 is 1। आप पावर कुछ भी रखते रहे, कुछ ना कुछ तो निकल कर आएगा। Whatever comes out उसमें 2 ऐड हो जाएगा। Hence this +2 will always be greater than 2। इस ग्राफ के जो एसिम्प्टोट है वो है y = 2। आपका ग्राफ हमेशा y = 2 से ऊपर रहेगा। हो सकता है, इस केस में नहीं हो सकता, किसी और केस में अगर +3 लग जाएगा तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। Then it is a possibility। एसिम्प्टोट की लाइंस अलग अलग होती हैं, वो तो हमारे पास क्वेश्चन आता है, तो y = 1 इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि अगर +2 अलग से लगा हुआ है इसका मतलब आप हमेशा 2 से ऊपर रहेंगे। किसमें हो सकता है? करेंगे क्वेश्चन, उसके भी ट्राई कर लेंगे। ये समझ आ गया? ये क्लियर है? अच्छा एक इसका पार्ट और है, which is the reciprocal graph। अच्छा रेसिप्रोकल ग्राफ जो है ना वो इस टाइप के होते हैं, 1/x। अच्छा 1/x का ग्राफ की प्रॉपर्टी होती है कि x कभी 0 नहीं हो सकता बिकॉज वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। और इसी तरह से अगर आप 1/y का लिख रहे हो तो ये भी नहीं हो सकता, वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। ये सब गलत है, इन्फिनिटी वाली वैल्यूज एक सेकंड।
अच्छा, सो x इज इक्वल्स टू 1/0 इंफिनिटी, ये हो नहीं सकता, इसलिए इस टाइप का जो ग्राफ होता है ना वो डिफरेंट स्टाइल का बनता है। इस टाइप का ग्राफ, रेसिप्रोकल ग्राफ इस टाइप के होते हैं, वो बेसिकली दो उसमें बनता है, पीस वाइज ग्राफ हो जाता है। सो फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x you get positive values of y, for negative values of x you get negative values of y। तो ये अगर पॉजिटिव x होता है पॉजिटिव y, नेगेटिव x होता है नेगेटिव y, ये होते हैं रेसिप्रोकल ग्राफ। अच्छा, रेसिप्रोकल के अंदर भी दो तीन टाइप से ग्राफ्स होते हैं। एक टाइप ये होती है रेसिप्रोकल ग्राफ की, एक तो ये मैंने आपको बता दी टाइप y is equals to 1/x, ये वाली इक्वेशन। अब वो मैं बता क्यों रहा था आपको इन्फिनिटी वाला पार्ट, वो इसलिए बता रहा था क्योंकि ये ग्राफ्स कभी भी जीरो को टच नहीं करते, क्योंकि अगर ये जीरो को टच करेंगे तो वी कांट अफोर्ड कि x जीरो हो जाए या y जीरो हो जाए, इसलिए इन ग्राफ्स को इंटरसेप्ट से अलग रहना पड़ता है, ये जंप नहीं कर सकते। दिस ग्राफ कैन नॉट जंप, ये ऐसे नहीं आ सकता या ये ऐसे नहीं हो सकता, इंटरसेप्ट नहीं होते इनके। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, इसी में एक तो ये टाइप हो गई, then there is another type y is equals to 1/x square। इसमें क्या होगा, 1/x square में मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि भाई आप x की वैल्यू नेगेटिव पुट करें या x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करें, y तो पॉजिटिव ही आना चाहिए, क्योंकि आप x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे या पॉजिटिव रखेंगे y तो पॉजिटिव ही आएगा। देखें, आप x नेगेटिव रखें या आप x पॉजिटिव रखें, y stays पॉजिटिव बिकॉज इट्स x स्क्वायर। समझ आ रही बात? अच्छा, अगर आपने कर दिया नेगेटिव 1/x स्क्वायर, फिर अब आप x पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें, y नेगेटिव ही आएगा। ये बात समझ आ रही है? एक और टाइप है, वो भी मैं यहाँ बता देता हूँ, इसी की है वैल्यू फाइनल। What if it is negative 1/x? इसमें क्या होगा, पूरा ग्राफ ऑपोजिट उस पे चला जाएगा। For negative x you get positive y, for positive x you get negative y। अगेन ये ग्राफ्स बनाने से ज्यादा आइडेंटिफिकेशन का मसला होता है, जिसकी वजह से मैं आपको इस तरह से बना बना के दिखा रहा हूँ। हाँ, वो भी ऐसी बात है। तो मैं आपको मेनली ये बताना इसलिए चाह रहा हूँ सारी वैल्यूज, ताकि बस ये याद रहे कि भाई अगर अब कोई क्वेश्चन आ जाता है उसमें हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन अप्लाई करना इज मोर इम्पोर्टेंट इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ये समझ आ गया? बस यहाँ तक आप लोग कॉपी कर लें, मैं पहले क्वेश्चन पे रश करना तो कोई फायदा नहीं है, 2-3 मिनट ही हैं। क्वेश्चन बुक यही वही लेकर आएगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर ऐसे क्वेश्चन करेंगे टेस्ट इंशाल्लाह। बस ये आप लोग लेकर आएगा, बस फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर यही करेंगे। बल्कि आप ऐसे करिएगा, आप नेक्स्ट क्लास में चलिए ये ले आए, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी खत्म हो जाएगा, इसके 5-6 क्वेश्चन हैं। नहीं मैं